सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो पहला पाठ है नमक का दरोगा, उसके अंतर्गत आगे की कड़ी जो 5वीं कड़ी है उस कड़ी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के जो विषय हैं उन पर। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। मतलब पंडित आलोपीदीन को अगाध वन का सिंह कहा है। तो कौन से अगाध वन? मतलब जो अदालत है, अदालत रूपी जो अगाध वन है, मतलब अदालत के वो क्या है? सिंह हैं। वो अदालत में कई बार आ चुके हैं और अदालत में उनका व्यापक प्रभाव भी था। अदालत के सभी छोटे बड़े कर्मचारी एवं अधिकारी उनके धन के, शक्ति के कायल भी थे। जैसे अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, मतलब कायल थे वो। अमले उनके सेवक, मतलब उनका जो कर्मचारी मंडल है उनमें सभी उनके सेवक जैसे थे। चाहे वकील हो, मुख्तार हो, उनके आज्ञा पालन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अर्दली माने होता है किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला एक खास चपरासी। तो चाहे अर्दली है या चपरासी है या चौकीदार है, ये सब तो बिना किसी स्वार्थ के भी उनके क्या थे? गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। उन्हें देखते ही लोगों ने क्या किया? चारों ओर से दौड़ने लग गए। क्यों दौड़ने लग गए? क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या हो गया है? उनके कब्जे में भरा हुआ है। सभी लोग विस्मित हो कर के देख रहे थे। सभी लोग विस्मित मतलब आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे, हैरानी में देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि आलोपीदीन ने रिश्वत और लालच से सब अमलों को खरीद रखा था। दूसरे वह बोलचाल में बहुत कुशल भी था, है ना। तो क्योंकि यह कर्म किया बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। लोग सोच रहे थे, इसलिए उनको विस्मित नजरों से नहीं देख रहे थे कि उन्होंने ऐसा कर्म क्यों किया, बल्कि उनके जैसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, कानून को भी जानता है, ऐसा व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आ गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, जिसको असाध्य माने जिसको साधा ना जा सके, उनके पास इतना धन है कि उनको भोगने के लिए इंसान नहीं है। तो इतना धन होने वाला फिर अनन्य वाचालता, उनको तो बात करने की कई प्रकार की तरकीब है, वह क्यों कानून के पंजे में आए, ये सोच रहे थे। यही हैरानी थी उनके विषय में कि ऐसा व्यक्ति भला कानून के पंजे में कैसे आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। मतलब एक अपराधी को क्यों सहानुभूति प्रकट करता था? तो जान सकते हैं कि उन्होंने सबको खरीद रखा था। उनके पास इतना पैसा था कि पैसे को तो पूरी तरह से उन्होंने बहा चुका था। तो सहानुभूति का यही कारण है। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई और ये जो कार्य हो रहा था उसको रोकने के लिए जो वकील लोग हैं उन्होंने एक सेना तैयार कर लिया। मतलब जितने सारे वकील हैं सब के सब लग गए इस काम में। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। था तो वह न्याय का मैदान, लेकिन उस न्याय के मैदान में अन्याय युद्ध होना था। समझ लो कि एक युद्ध ठन गया। किसके बीच में? धन के बीच में और धर्म के बीच में। आज धन और धर्म का युद्ध होना था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। वंशीधर बेचारे क्या करते? देखो, उन्होंने पंडित आलोपीदीन को पकड़ा है, फिर भी वह चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास उनके प्रति वैसे कोई ठोस गवाह नहीं था, ठोस सबूत नहीं था। हाँ, उन्होंने देख तो लिया है, परंतु जो सबूत भी था वह क्या पर्याप्त भी था? उनके पास सत्य के सिवाय न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र।
अगर उनके पास कोई शस्त्र तो था तो क्या था? स्पष्ट भाषण देना, सत्य बोलना, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ में डांवाडोल। गवाह कैसे थे? तो डांवाडोल होने वाले, कभी भी अपने आप को बदल सकने वाली दल बदलू गवाह थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। अब मुंशी जी जो थे उनको ऐसा लगने लगा था कि न्याय उनके पक्ष से चला जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था तो वह न्याय का दरबार, लेकिन वहां पर जितने भी कर्मचारी थे सब के सब पक्षपात करने वाले थे। तो ऐसे में भला किसी को न्याय मिलने की उम्मीद हो सकती है? किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? पक्षपात है तो न्याय नहीं हो सकता, और न्याय है तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। मुकदमा ज़्यादा देर तक नहीं चला, समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में मतलब राय में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। देखिए कैसा न्याय आया कि जो मजिस्ट्रेट थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने राय भी दे दिया कि पंडित अलोपीदीन के खिलाफ जितने भी प्रमाण हैं निर्मूल हैं, उसका कोई मूल नहीं है और भ्रमात्मक हैं, सब भ्रम को पैदा करने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये हो भी सकता है कि थोड़े से लाभ के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है, लेकिन नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कार्य किया भी होगा। ठीक है, तो बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है। देखिए मुंशी बंशीधर जी को क्या हिदायत दिया गया, हालांकि वो नमक के क्या हैं तो थानेदार हैं, दरोगा हैं, उनका अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है। मतलब दोष है, क्या है? खेद की बात है कि उसकी उदंडता, उनके पास क्या है? उदंडता है, मतलब ज़्यादा जोश है और विचारहीनता। ज़्यादा जोश होता है तो विचारहीनता हो जाती है, तो विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। मतलब पंडित जी को जो कष्ट झेलना पड़ा उनकी चिंता है, और मुंशी बंशीधर ने जो इतना बड़ा कार्य किया उनकी किसी को चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। हालांकि बंशीधर जी अपने काम में सचेत और सजग रहते हैं, ये खुशी की बात है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसकी विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। नमक के प्रति उन्होंने जो नमक हलाली दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है, शायद उस ईमानदारी ने उनके बुद्धि को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, बंशीधर जी को भविष्य में होशियार रहना चाहिए, ऐसा जो डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने सुझाव दिया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, और जब वहाँ पर जितने भी बेईमान वकील लोग थे उन्होंने सुना तो उछल पड़े वो। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, और पंडित जो हैं निर्दोष की भांति वो बाहर मुस्कुराते हुए निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, और उनके जो बंधु बांधव थे उन्होंने तो बहुत सारा रुपया लूटा भी। उदारता का सागर उमड़ पड़ा वहाँ पर, मानव परोपकार ही परोपकार दिखाई दे रहा था, सागर की तरह उमड़ रहा था। जिसको देखो पैसे बांट रहे हैं, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, और वो जो पैसे बांट रहे थे उसी के कारण, उसी का नतीजा था कि अदालत का नींव भी हिल गया। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। देखो एक ईमानदार ऑफिसर जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर क्या होती है? लोगों की व्यंग सुनाई देती है। लोग इस प्रकार से व्यंग बाण छेड़ रहे हैं कि मानो उसकी वर्षा हो रही हो। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि
मतलब जो चपरासी लोग थे झुककर सलाम तो किया, लेकिन उसमें भी एक कटु वाक्य दिखाई दे रहा था, और जो उनके गर्व रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। फिर भी वो क्या कर रहे थे? पकड़ करके चल रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं चलते तो शायद उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि होती। आज उनको पता चला कि इस जीवन का एक विचित्र और खेदजनक अनुभव वो क्या कर रहे हैं? आत्मसात कर रहे हैं। न्याय और विद्वता, जो न्याय के क्या हैं? पुतले हैं, जिनके पास विद्वता कूट कूट करके भरी है, लंबी चौड़ी उपाधियां हासिल कर रखी है, बड़े बड़े दाढ़ियां बढ़ा रखे हैं, मतलब अनुभव के वो क्या दिखाई देते हैं? परिपक्व दिखाई देते हैं। ढीले चोंगे, मतलब सर से लेकर के पांव तक लंबे वस्त्र पहनने वाले एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सच्चाई में आदर का पात्र हो, ऐसा वहाँ का वातावरण लग रहा था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का जो विषय है हम कल देखेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।